नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी, पाकिस्तान में सेना की इमरान को धमकी। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। ये केरला से जुड़ी ये खबर है, जहां पर पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और जो पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर बैन लगा हुआ था उसे हटा दिया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता दें, साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में केरला स्टोरी पर जो बैन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। ये कहा है कि साफ तौर पर ऐसे मूवी पर बैन नहीं लगा सकते, अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं कर सकते हमला। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया। चूंकि अब तक पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया था, अभी तक पश्चिम बंगाल में यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, पश्चिम बंगाल को फटकार लगाई और इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में रिलीज किया गया। मतलब पश्चिम बंगाल के लोग भी अब द केरला स्टोरी को देख सकेंगे। तो पश्चिम बंगाल में केरला स्टोरी पर जो बैन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार को फटकार भी लगाई। और इसी बीच पाकिस्तान से बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पाकिस्तान से यह खबर, पाकिस्तान में सेना की इमरान को धमकी। तो इमरान को पाकिस्तान छोड़ने की दी नसीहत, पाकिस्तान नहीं छोड़ने पर चलेगा केस। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इमरान खान की मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आर्मी एक्ट में इमरान होंगे गिरफ्तार। साफ तौर पर सेना के द्वारा यह कहा गया, आर्मी एक्ट से बचने के लिए या देश छोड़ दें या फिर गिरफ्तारी होगी इमरान खान की। तो इमरान को पाकिस्तान छोड़ने की नसीहत दी गई है और ऐसे में पाकिस्तान नहीं छोड़ने पर उन पर केस भी चल सकता है। आपको बता दें, आर्मी एक्ट में इमरान गिरफ्तार भी हो सकते हैं। सेना के द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई। आर्मी एक्ट से बचने के लिए या तो इमरान खान देश छोड़ दें, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता, जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, 4000 तकरीबन जो इमरान खान के समर्थक थे उन पर केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो इमरान खान की मुश्किलें हैं बढ़ती हुई एक बार फिर नजर आ रही हैं, क्योंकि ये सेना की तरफ से कहा गया है कि या तो इमरान खान देश छोड़ दें, पलायन कर जाएं, नहीं तो गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बिहार से ये खबर, जाति जनगणना से जुड़ी ये जानकारी। जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को झटका, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तो जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। साफ तौर पर जिस तरह से सूबे की सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर जो चुनौती दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर जो जातिगत जनगणना का पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ नीतीश सरकार जातिगत जनगणना को लेकर या लालू सरकार हो लगातार प्रतिक्रिया भी दे रही है। हालांकि बीते दिन पहले की बात की जाए तो जातिगत जनगणना को लेकर खुद लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई थी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इसे दबाने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर इसी खबर पर ताजा अपडेट टीएनपी न्यूज पर, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर तो जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर यह अपडेट टीएनपी न्यूज पर। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी बिहार से आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला जाति जनगणना को लेकर है, जिसको लेकर जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि बिहार सरकार को यहां पर झटका लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
शाम को तय होगा मंत्रिमंडल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कर्नाटका से ये खबर, शाम को तय होगा मंत्रिमंडल, शिव कुमार को मिलेंगे अहम विभाग। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार की बात की जाए तो डीके शिव कुमार को रिपोर्ट करेंगे सीएम। हालांकि सिद्धार्थ मैया ने कहा कि पूरे होंगे सभी वादे, जो वादे किए गए हैं वो सारे वादों को पूरा किया जाएगा। खुद सिद्धार्थ मैया ने इस बात को कहा। वहीं पूर्व सीएम जी परमेश्वर का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हैं जी परमेश्वर, कम से कम डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। जी परमेश्वर ने साफ तौर पर इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। तो शिव कुमार को भी अहम विभाग मिल सकते हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार को रिपोर्ट करेंगे सीएम। सिद्धार्थ मैया ने साफ तौर पर, फिलहाल अब वक्त नजदीक है, कुछ ही समय का इंतजार है। शाम को जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा और किसे कितने विभाग दिए गए हैं उसका भी शाम को खुलासा हो जाएगा। शिवम पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शिवम पांडे, जिस तरह से कर्नाटक में नाटक चल रहा था, एक तरफ खत्म हो गया है, शाम को मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, किसे कितने विभाग दिए गए हैं इस पर भी शाम को फैसला आ सकता है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद जी, आपको बताता हूँ कि कांग्रेस का कर्नाटक के अंदर जो मंथन चल रहे थे उसको लेकर सब कुछ क्लियर हो गया है। आज शाम में 7 बजे मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी कि आगे वाले जो आने वाले किसी सीएम शपथ 20 तारीख किया जाएगा लगभग 12:30 बजे। उसमें मंत्रिमंडल में कितने लोग, कौन किसको क्या विभाग दिया जाए, कितने मंत्री को नियुक्त किया जाए, वो उसको लेकर बैठक आज शाम 7 बजे बेंगलोर में किया जाएगा। जी वही अगर पूर्व सीएम जी परमेश्वर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व सीएम ने भी चुटकी ली है इस पूरे मामले पर। जी एक बार जावेद जी फिर से सवाल रिपीट कीजिएगा। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं मिल पा रही है, तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शिवम पांडे से। एक बार फिर हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिवम, ऐसे में अगर देखा जाए जो पूर्व सीएम है जी परमेश्वर, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ली है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस का जो मंथन हो नहीं पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की चुटकी लेते, लेकिन बीजेपी ये राजनीति में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो पूर्व सीएम है उन्होंने कांग्रेस की चुटकी ली, लेकिन सब कुछ देखते हुए, पूरा आला कमान देखते हुए जो फैसले लिए गए हैं कि 20 तारीख को दिन में 12:30 बजे जो मंत्रिमंडल शपथ लिया जाए, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, इन सब जो मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। लगभग इसमें जो आंकड़े, जो सूत्रों से खबर मिल रही कि के अंदर अभी 10 मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उसमें किसको क्या विभाग दिया जाएगा ये मंत्री जब आसाम में जो 7 बजे मीटिंग हो उसमें ही निर्धारित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कम से कम डिप्टी सीएम बनना चाहिए था। जी परमेश्वर ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया और शिव कुमार को अहम विभाग मिलेंगे, शाम को ये विभाग मिलेंगे, कुछ ही वक्त का इंतजार है। डीके शिव कुमार रिपोर्ट करेंगे सीएम को। हालांकि सिद्धार्थ मैया ने यह भी साफ कर दिया है कि मैंने जो वादे किए थे उन वादों को भी पूरा किया जाएगा, कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं होगा। तो कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जबरदस्त जीत हासिल की और सीएम पद को लेकर अब तक जो रस्साकसी चल रही थी वो अब साफ हो गई है और कहीं ना कहीं जश्न की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अगर विभागों की बात की जाए तो शाम को विभाग भी तय हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कर्नाटक के, चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर सिद्धार्थ मैया सीएम पद पर आसीन होंगे, लेकिन पावर शेयरिंग के मामले में उन्हें शिव कुमार की सहमति लेनी होगी। कर्नाटक में कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ मैया को भले ही सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें हर निर्णय में डिप्टी सीएम ही सहमति लेनी होगी। साथ ही डीके को मंथन, 2 दावेदार और एक दांव कर्नाटक सीएम की कुर्सी।
कर्नाटक के सीएम को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की दावेदारी में सिद्धारमैया ने बाजी मार दी है। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया पर भरोसा जताया और उन्हें कर्नाटक का नया सिरमौर बना दिया। कर्नाटक के किले की चाबी सिद्धारमैया को सौंप दी गई। अब इंतजार है तो बस शपथ ग्रहण का, जिसकी तैयारियां बेंगलुरु में जोर शोर से हो रही है। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने से पहले कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक नेताओं की मैराथन लगातार जारी रही। दो दावेदारों के बीच फंसी कांग्रेस आलाकमान किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा बैठकों का दौर चला। कभी शिव कुमार तो कभी सिद्धारमैया, दोनों अपनी अपनी बात रखते गए, लेकिन सीएम के पद पर दोनों ही अड़े रहे। इस बीच पार्टी आलाकमान ने 50-50 का फॉर्मूला भी अपनाया, यानी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को 2.5 साल के लिए सीएम बनने पर विचार किया गया, लेकिन मामला फिर फंस गया। शपथ की तैयारियां फिर रोक दी गई। डीके शिव कुमार चाहते थे कि पहले 2.5 साल उन्हें सीएम बनाया जाए, जबकि सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं हुए। लिहाजा पहले मैं के इस खेल में सीएम का सस्पेंस बरकरार रहा। कांग्रेस के लिए चुनौतियां एक बार फिर बढ़ी, लेकिन शाम होते होते डीके शिव कुमार मान गए। उन्हें कर्नाटक के डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया, साथ ही वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और शायद 2.5 साल के बाद उन्हें सीएम भी बनाया जाए, लेकिन फिलहाल तो कर्नाटक का किंग सिद्धारमैया ही होंगे। करीब 5 दशकों से सियासत में सक्रिय सिद्धारमैया ने 1978 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 1983 में सिद्धारमैया पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 1985 में सिद्धारमैया जनता दल की टिकट पर चामुंडेश्वरी से चुनाव लड़े। अगले 2 चुनाव सिद्धारमैया जनता दल की टिकट पर ही लड़े। इसके बाद 1999 और 2004 में सिद्धारमैया जेडीएस से चुनाव लड़े। 2006 में सिद्धारमैया जेडीएस छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और उपचुनाव में जीत हासिल की। 2008 में सिद्धारमैया पहली बार चामुंडेश्वरी छोड़ वरुणा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिर 2013 में इस सीट पर सिद्धारमैया का दबदबा कायम रहा। अब 2023 में भी सिद्धारमैया वरुणा से जीत हासिल कर कर्नाटक के सीएम बने हैं। इस बीच सिद्धारमैया अपने 5 दशकों के सियासी सफर में कई अहम पदों पर काबिज रहे। अपने पूरे सियासी सफर में सिद्धारमैया कर्नाटक में 9 बार विधायक रहे, 3 बार कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2013 से 18 तक सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम रहे और 3 बार कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कुल मिलाकर कहें तो सिद्धारमैया कर्नाटक सियासत के पुराने धुरंधर माने जाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर सिद्धारमैया पर भरोसा जताया है। फिलहाल 20 मई को सिद्धारमैया एक बार फिर सीएम पद का शपथ लेने जा रही हैं। सिद्धारमैया के कैबिनेट में आधे मंत्री डीके शिव कुमार समर्थित के होंगे। हालांकि अभी तक कैबिनेट मंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। उधर यूपी के निकाय चुनाव के बाद सपा महासचिव शिवपाल यादव एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। मैनपुरी में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शिवपाल ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निकाय में धांधली की बात करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। फिलहाल इस खबर को ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आ रही है जहां पर सरकारी स्कूल में 40 बच्चे बीमार हुए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता दें, बीमार हुए बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि मिड डे मील खाने से ये बच्चे बीमार हुए और छिपकली गिरने से पूरे मिड डे मील का जो खाना था वो जहरीला हो गया। कितनी बड़ी लापरवाही है वो फिलहाल आप ये देख सकते हैं। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकुरिया टोला रसूलपुर में ये मिड डे मील का मामला है, जहां पर मिड डे मील के खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है किचन में मिड डे मील में छिपकली गिर गई थी, जिसकी वजह से ये खाना जहरीला हो गया और ये 40 बच्चे इसकी जद में आ गए और बीमार हो गए। हालांकि एक बड़ी लापरवाही है। जब मिड डे मील का खाना बन रहा था तो क्या कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं, क्या खाने को पहले चेक नहीं किया गया, क्योंकि 40 बच्चे इस खाने को खाकर बीमार हैं। और सब ठीक से मैम उससे कब पेशाब कर उसमें डाल रहा था। खाली कहता कि माथा घूमता तो लेके दौड़ल नहीं है सब। ऐसे कहता कि 2 कवर खैनी है कि ज्यादा नहीं। कैसे काटी बनल न बउआ, दाल चावल बनल रहल। क्या हो गया था उसमें, क्या गिरा था? ये लड़का सब कतना उल्टी करे लगल हसन। उनको सब लड़का हर बरा गल से सब कोनो तो कहल ही बानी सब। तो हबर गाड़ी गल तो सब बैल हसन गाड़ी पर बैठ के। तो खाना मिलल खाइला न तो ओमे छिपकली गिरल रहे, उहे खाना खा लेले वाले। सर मामला हुआ है कि बच्चे खा रहे थे और बच्चे खा रहे थे और कुछ बच्चा आधा खा चुके थे। उसके बाद में मतलब बच्चा जब साना तो देख रहा है कि छिपकली उसमें आधा % कटा हुआ है। बच्चा काफ़ी डर गया है। भोजन सर NGO के माध्यम से आता है। कौन NGO है? कृष्णा जी बिशनपुरा केंद्र से आता है। बच्चा खाना खाकर ले आया, छिपकली निकला, हमको दिखाया तो हम खाना रोक दिया। बच्चा कोनो बच्चा का नहीं खाना दिया, बच्चा सब रोक के कुछ बच्चा 25-50 लेकर खा लिया बच्चा। और ऊपर से बच्चा ही खाया, बस निकल गया तो हम रोक दिया, ले आया था। ये ठेकेदारी जब से हुआ है ना तब से तहस नहस कर दिया है। जितना भी इसमें मिली भगत है, चाहे या डंडे पर बड़े अधिकारी हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे जो भी हो, सब मिलजुल के ठेकेदारी वाला काम किया है। सब घर में जो खाना बनाता है उस पर विश्वास होता है, बाहर से खाना क्या रहनी है कौन जानता है। तो ठेकेदार तो है अपना बना दिया भेज दिया। किसी दिन मतलब सुबह खाना अगर बच्चे लोग खाने जाते तो देखते हैं खाना सब्जी रोया हुआ है, चावल दाल महक रहा है, तो वही खाना बच्चे को खिलाया जाएगा। बच्चे हैं अभी जो बीमार पड़े हैं पूरे 32 बच्चे हैं। ऐसे स्कूल में 700 बच्चे हैं। ये नहीं, सभी बच्चे नहीं खाए, 3 क्लास के बच्चे खाए, 1 से लेकर तीसरा तक। एक टिकुलिया कोई टोला स्कूल है, वहाँ मिड डे मील में 40 बच्चों के बारे में सूचना है कि भोजन किया था, तो अचानक तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। जिस क्रम में इन लोग को 35 बच्चों को एडमिट कराया गया है सदर अस्पताल में। हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टरों से पूछताछ और उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे तो मिड डे मील का जहरीला खाना खाने से 40 बच्चे बीमार हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, मिड डे मील का ये जहरीला खाना खाने से हालांकि इस बात का भी खुलासा हो गया कि इसमें छिपकली गिरी थी, जिसके बाद बच्चों ने ये खाना खाया। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या कुछ अधिकारियों की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? जी बता दें आपको कि छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकुलिया टोला रसूलपुर की है, जहां पे सुबह में मिड डे मील के खाना खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए हैं, जो अभी सदर अस्पताल में उनकी इलाज चल रहा है। हालांकि इसमें सदर SDO भी इसमें जांच में जुट गए हैं और सारण DM भी इसमें जुटे हुए हैं जांच के कि आखिर ये छिपकली गिरा तो कैसे गिरा, और किचन में छिपकली गिरने के बाद सारे बच्चे खाना खाए और सभी लोग बीमार हो गए। अभी फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और जिनकी हालत से ज्यादा गंभीर है उनको PMCH रेफर किया गया। चंदन, बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। चूंकि जब बच्चों का खाना बन रहा था तो उस जगह पर साफ सफाई होना चाहिए। कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, ये बता दें कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो किचन है उसमें साफ सफाई नहीं होता है और
पूरे गंदगी फैला होता है और यही कारण है कि छिपकली गिर गई और छिपकली गिरने के बाद वो 40 बच्चे जो मिड डे मील की भोजन खाए थे उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको अभी सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कहीं ना कहीं ये स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी लापरवाही है और जितने भी पदाधिकारी हैं स्कूल के उनकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इसी बीच यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। शाहजहांपुर में मिला महिला डॉक्टर का शव। संदिग्ध हालत में महिला डॉक्टर का शव मिला है। आपको बता दें, महिला डॉक्टर का शव मिलने से जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला है। जबरन ले जाने पर हंगामा देखा गया। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला किया। हालांकि लाठीचार्ज और पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। तनाव के हालात बने हुए हैं। कमलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ तथ्य अब तक इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आए हैं? देखिए जावेद जी, बताना चाहूँगा पूरी जो घटना है वो कांट थाना क्षेत्र के एवन प्राइवेट हॉस्पिटल की है, जहाँ एक डॉक्टर का सुबह संदिग्ध हालत में जो उनके ही चैम्बर में सब पाया गया, जिसके बाद वहाँ पे परिजन पहुंचे और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाह रही थी, लेकिन परिजन तत्काल मामले में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर जो है परिजन और पुलिस के बीच जो है तीखी झड़प हुई और पुलिस जो है वहां से जबरन डेड बॉडी ले जाना चाह रही थी, जिसको लेकर भारी हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, बताना चाहूँगा जी, जो है पुलिस अधिकारियों ने मामले में जो मामला कुल पकड़ रहा था उसके अधिकारियों ने पहुंच के परिजनों को समझा बुझा के जो सबको है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। जी, चूंकि कमलेश, तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देखा जा सकता है पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ग्रामीण परिजनों की माने तो जो पुलिस है वो जबरन सबको जो है वो ले जाना चाह रही थी। परिजनों की मांग थी कि पहले तत्काल जो है आरोपियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी करें, उसके बाद सबको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन पुलिस जो है जो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी, इसी का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते जो है दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई, हाथापाई हुई। लेकिन जो है पुलिस बल ने किसी तरह मोर्चा को संभाल लिया और मामले को जो है वहां से संभाल कर डेड बॉडी को भेज दिया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक जारी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल की ये पहली और अहम बैठक है, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने को बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दिल्ली एमसीडी में पार्टी की हार पर भी इस बैठक में समीक्षा होगी। जिसके अलावा दिल्ली में बीजेपी की नई टीम के गठन को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह से ही बैठक चली। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद, आप साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठकें जारी है। लगातार बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, क्योंकि इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को जो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं उस पे महत्वपूर्ण फोकस दी जा रही है। और साथ ही साथ नगर निगम जो चुनाव है, एमसीडी का चुनाव हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी। और साथ ही साथ बात किया जाए तो जो लोकसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर और 2025 में विधानसभा चुनाव, इसके मद्देनजर रखते हुए ये कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सारी बैठक, सारे जो पदाधिकारी वो दिल्ली कैबिनेट में मौजूद, दिल्ली के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है। और साथ ही साथ कैबिनेट बैठक चल रही। आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के दिल्ली प्रदेश में 7 बीजेपी सांसद हैं, उसको समीक्षा बैठक की जाएगी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को करारी हार का सामना न करना पड़े, इसको लेकर ये बैठक की जाएगी। और कुछ नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली। और भारत ने एक बार फिर यूरोपियन यूनियन को आईना दिखाया है। दरअसल
तेल कारोबार में भारत के बढ़ते कदम से परेशान यूरोपियन यूनियन भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था और भारत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रहा था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री ने भी यूरोपियन यूनियन पर उसी के जुबान में पलटवार करते हुए अपनी हद में रहने की नसीहत दे दी है। रिपोर्ट में देखिए। डर गया यूरोपियन यूनियन, भारत को दे रहा है गीदड़ भभकी। भारत ने दिखाया आईना, दिया माकूल जवाब। अब नहीं रुकेगा भारत। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे रूस का सबसे बड़ा लाभ भारत को हो रहा है। तेल के कारोबार में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही भारत यूरोपियन यूनियन हजम नहीं कर पा रहा, लिहाजा अब वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, भारत को धमका रहा है और गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि तेल के कारोबार में भारत दुबई को भी पीछे छोड़ चुका है और यही बात यूरोपियन यूनियन को बर्दाश्त नहीं हो रही, लिहाजा यूरोपियन संघ के विदेश नीतियों के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और ये सामान है, लेकिन भारत इसी रूसी तेल को रिफाइन कर उसके उत्पादन में हमें बेच रहा है। ये प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन है। प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ही रूसी राजस्व में कमी लाना है। यूरोपियन यूनियन को इसका उपाय ढूंढना होगा, हमें भारत पर कार्रवाई करनी होगी। तो वहीं बोरेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारी ओर से रूसी तेल की कीमत पर तय सीमा की वजह से वह भारत की सस्ती रूसी तेल खरीद रहा, ये हमारे लिए भी अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि रूस ज्यादा कीमतों पर तेल बेचकर अपने राजस्व ना बढ़ाए, लेकिन भारत इस तेल को रिफाइन कर यूरोप के देशों को बेचता है, जो प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन है। बोरेल ने भारत को जैसे ही धमकी दी, भारत ने भी जवाब देने में कोई देर नहीं की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोरेल के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें यूएई काउंसिल रेगुलेशन देखने की सलाह दी। My understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. गौरतलब है कि एस जयशंकर का इस वक्त फिलहाल बांग्लादेश, स्वीडन और ब्राजील यात्रा दौरा है। इस क्रम में वो स्थानीय समय अनुसार मंगलवार को ब्रुसेल्स पहुंचे थे, जहां उन्होंने जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। बोरेल ने भारत को धमकी दी। एस जयशंकर से मुलाकात से पहले ये धमकी दी। हालांकि जब एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका पलटवार कर रहे थे, तब बोरेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन का प्रतिबंध झेल रहा है और रूस सस्ते दामों पर अपना तेल बेच रहा है, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने कई बार भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत नहीं माना। अब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर उसे रिफाइन कर दूसरे देशों में बेच रहा है, जो यूरोपियन यूनियन को रास नहीं आ रहा। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का डीजल एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर एस जयशंकर पहले भी यूरोपियन यूनियन को लताड़ लगा चुके हैं, बावजूद इसके यूरोपियन यूनियन भारत से पंगा लेने से बाज नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।